नमस्ते। मैं आपको गोदान पाठ का वाचन करने जा रही हूँ, जो पेज नंबर 83 से। अभी तक हमने आपको 182 तक वाचन कर चुकी हूँ। तो ये है गोदान और मैं वाचन करने जा रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा सुनने में। सैकड़ों आदमियों पर हुकूमत 4-4 प्यादे हाजिर बगैर में सारा काम हो जाता था। थानेदार तक कुर्सी देते थे, यह चैन उन्हें और कहाँ था। और पटेश्वरी तो नौकरी के बदौलत महाजन बने हुए थे, कहाँ जा सकते थे। 2-3 दिन इसी चिंता में पड़े रही, कैसे इस विपत्ति से निकलें। आखिर उन्हें एक मार्ग सूझ ही गया। कभी कभी कचहरी में उन्हें दैनिक बिजली देखने को मिल जाती थी। यदि एक गुमनाम पात्र उनके संपादक की सेवा में भेज दिया जाए कि राय साहब किस तरह आसामियों से जुर्माना वसूल करते हैं, तो बच्चा को लेने के देने पड़ जाए। नोखेराम भी सहमत हो गए। दोनों ने मिलकर किसी तरह एक पत्र लिखा और रजिस्ट्री से भेज दिया। संपादक ओकारनाथ तो ऐसे पत्रों की ताक में रहते थे। पत्र पाते ही तुरंत राय साहब को सूचना दी। उन्हें एक ऐसा समाचार मिला जिस पर विश्वास करने की उनकी इच्छा न होती, पर संवाददाता ने ऐसे प्रमाण दिए कि सहसा अविश्वास भी नहीं किया जा सकता। क्या यह सच है कि राय साहब ने अपने इलाके के एक आसामियों से 80 रुपया तवाना इसलिए वसूल किए कि उनके पुत्र ने एक विधवा को घर में डाल लिया था। संपादक का कर्तव्य उन्हें मजबूर करता है कि वह मुआवजे की जांच करे और जनता के हितार्थ उसे प्रकाशित कर दे। राय साहब इस विषय में जो कुछ कहना चाहते थे, संपादक जी उसे भी प्रकाशित कर देंगे। संपादक जी दिल से चाहते थे कि यह खबर गलत हो, लेकिन उसमें कुछ भी सत्य हुआ तो वह उसे प्रकाश में लाने के लिए विवश हो जाएंगे। मैत्री उन्हें कर्तव्य पथ से नहीं हटा सकती। राय साहब ने यह सूचना पाई तो सिर पीट लिया। पहले तो उनके ऐसी उत्तेजना हुई कि जाकर ओकारनाथ को गिनकर 50 हंटर जमाए और कह दे, जहाँ वह पत्र छापना वहाँ यह समाचार भी छाप देना। लेकिन उसका परिणाम सोचकर मन को शांत किया और तुरंत उनसे मिलने चले। अगर देर की और ओकारनाथ ने यह संवाद छाप दिया तो उनके सारे यश में कालिक पुज जाएगी। ओकारनाथ सैर करके लौटे थे और आज के पत्र के लिए संपादकीय लेख लिखने की चिंता में बैठे हुए थे, पर मन पक्षी की भांति उड़ा फिरता था। उनकी धर्मपत्नी ने रात उन्हें कुछ ऐसी बात कह डाली थी जो अभी तक कांटों की तरह चुभ रही थी। उन्हें कोई दरिद्र कह दे, अभागा कह दे, बुद्धू कह दे, वह जरा भी बुरा नहीं मानते, लेकिन यह कहना कि उनमें पुरुषार्थ नहीं है, यह उनके लिए असह्य था। और फिर अपनी पत्नी को यह कहने का क्या हक है? उससे तो यह आशा की जाती है कि कोई इस तरह का आक्षेप करे तो उसका मुंह बंद कर दे। बेशक वह ऐसी खबरें नहीं छापते, ऐसी टिप्पणियां नहीं करते कि सिर पर कोई आफत आ जाए। फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। इस काले कानूनों के युग में वह और कर ही क्या सकते हैं, मगर वह क्यों सांप के बिल में हाथ नहीं डालते? इसलिए कि उनके घर वालों को कष्ट न उठाना पड़े, और उनकी सहिष्णुता का उन्हें यह पुरस्कार मिल रहा है। क्या अंधेरा है? उनके पास रुपए नहीं तो बनारसी साड़ी कैसे मंगा दे? डॉक्टर सेठ और प्रोफेसर भाटिया और न जाने किसकी स्त्रियां बनारसी साड़ी पहनती हैं, तो वह क्या करे? क्यों उसकी पत्नी इस साड़ी वालियों को अपने खद्दर की साड़ी से लज्जित नहीं करती? उसकी खुद तो यह आदत है कि किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं तो मोटे से मोटे कपड़े पहन लेते हैं, और कोई कुछ आलोचना करे तो उनका मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार रहते हैं। उनकी पत्नी में क्यों वही आत्म अभिमान नहीं? वह क्यों दूसरे का ठाट बाट देखकर विचलित हो जाती हैं? उसे समझना चाहिए कि वह एक देशभक्त पुरुष की पत्नी है। देशभक्त के पास अपने भक्ति के सिवा और क्या संपत्ति है? इस विषय को
आज के अग्रलेख का विषय बनाने की कल्पना करते करते उनका ध्यान राय साहब की मामले की ओर जा पहुंचा। राय साहब सूचना का क्या उत्तर देते, यह देखना था। अगर वह अपनी सफाई देने में सफल हो जाते तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वह यह समझे कि ओकारनाथ दबाव, भय या मुआवजे में आकर अपने कर्तव्य से मुंह फेर लेंगे तो यह उसका भ्रम है। इस सारे तप और साधना का पुरस्कार उन्हें उनके सिवा और क्या मिलता कि अवसर पड़ने पर वह इन कानूनी डकैतों का भंडाफोड़ करे। उन्हें खूब मालूम है कि राय साहब बड़े प्रभावशाली जीव हैं। कौंसिल के मेंबर तो हैं ही, अधिकारियों में भी उनका काफी सुख है। वह चाहे तो उन पर झूठे मुकदमे चलवा सकते हैं, अपने गुंडों से राह चलते पिटवा सकते हैं, लेकिन ओकारनाथ इन बातों से नहीं डरता। जब तक उसकी देश में प्राण है वह आतंकियों की खबर लेता रहेगा। सहसा मोटर कार की आवाज सुनकर वह चौंके। तुरंत कागज लेकर वह अपना लेख आरंभ कर दिए और एक ही क्षण में राय साहब ने उनके कमरे में कदम रखा। ओकारनाथ ने न उनका स्वागत किया, न कुशल छेप पूछा, न कुर्सी दी। उन्हें इस तरह देखा मानो कोई मुलाजिम उनकी अदालत में आया और रोम में मिले हुए स्वर में पूछा, आपको मेरा पुर्जा मिल गया था? मैं वह पत्र लिखने के लिए बाध्य नहीं था। मेरा कर्तव्य यह था कि स्वयं उसकी हकीकत करता, लेकिन मुरोवत में सिद्धांत की कुछ न कुछ हत्या करनी ही पड़ती है। क्या उस संवाद में कुछ सत्य है? राय साहब उसका सत्य होना स्वीकार न कर सके। हालांकि अभी तक उन्हें जुर्माने के रुपए नहीं मिले थे और वह उनके पाने से साफ इनकार कर सकते थे, लेकिन वह देखना चाहते थे कि महाशय किस पहलू पर चलते हैं। ओकारनाथ ने खेद प्रकट करते हुए कहा, तब तो मेरे लिए यह संवाद को प्रकाशित करने के सिवा और कोई मार्ग नहीं। मुझे इसका दुख है कि मुझे अपने एक परम हितैषी मित्र की आलोचना करनी पड़ रही है, लेकिन कर्तव्य के आगे व्यक्ति कोई चीज नहीं। संपादक अगर अपना कर्तव्य न पूरा कर सके तो उसके इस आसन पर बैठने का कोई हक नहीं। राय साहब कुर्सी पर डट गए और पान की गिलोरियां मुंह में भरकर बोले, लेकिन यह आपके हक में अच्छा ना होगा। मुझे जो कुछ होना है पीछे होगा। आपको तत्काल दंड मिल जाएगा। अगर आप मित्रों की परवाह नहीं करते तो मैं भी उसी केड़े का आदमी हूँ। ओकारनाथ ने शहीद का गौरव धारण करके कहा, इसका तो मुझे कभी भय नहीं हुआ। जिस दिन मैंने पत्र संपादक का भार लिया उसी दिन प्राणों का मोह छोड़ दिया और मेरे समीप एक संपादक की सबसे शानदार मौत यही है कि वह न्याय और सत्य की रक्षा करता हुआ अपना बलिदान कर दे। अच्छी बात है, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। मैं अब तक आपको मित्र समझता आया था, मगर अब आप लड़ने ही पर तैयार हैं तो लड़ाई से सही। आखिर मैं आपके पत्र का पंच गुना चंदा क्यों देता हूँ? केवल इसलिए कि वह मेरा गुलाम बना रहे। मुझे परमात्मा ने रईस बनाया है, आपके बनाने से नहीं बना हूँ। साधारण चंदा 15 रुपए है, मैं 75 रुपए देता हूँ। 75 रुपए देता हूँ इसलिए कि आपका मुंह बंद रहे। जब आप घाटे का रोना रोते हैं और सहायता की अपील करते हैं और ऐसी शायद ही कोई तिमाही जाती हो जब आपकी अपील ना निकलती हो, तो मैं ऐसे मौके पर आपकी कुछ न कुछ मदद कर देता हूँ। इसलिए दीपावली, दशहरा, होली में आपके यहाँ बैना भेजता हूँ और साल में 25 बार आपकी दावत करता हूँ। इसलिए आप रिश्वत और कर्तव्य दोनों साथ साथ नहीं निभा सकते। ओकारनाथ उत्तेजित होकर बोले, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। राय साहब ने फटकारा, अगर यह व्यवहार रिश्वत नहीं है तो रिश्वत क्या है? जरा मुझे समझा दीजिए। क्या आप समझते हैं कि आपको छोड़कर और सभी गधे हैं जो निस्वार्थ भाव से आपका घाटा पूरा करते रहते हैं? इसलिए आपने वही और बतलाई। अब तक आपको मेरी रियासत से कितनी मिल चुका है? मुझे विश्वास है हजारों की रकम निकलेगी। अगर आपको
स्वदेशी चिल्लाकर विदेशी दवाओं और वस्तुओं का विज्ञापन छापने में शर्म नहीं आती, तो मैं अपने असमियों से दंड, तवाना और जुर्माना लेते क्यों शर्माऊं? यह ना समझिए कि आप ही किसानों के हित का बीड़ा उठाए हुए हैं। मुझे किसानों के साथ जलना मरना है। मुझसे बढ़कर दूसरा उनका हितैषी नहीं हो सकता, लेकिन मेरी गुजर कैसे हो? अफसरों को दावत कहाँ से दूं? सरकारी चंदे कहाँ से दूं? खानदान के सैकड़ों आदमियों की जरूरतें कैसे पूरा करूं? मेरे घर का क्या खर्च है, या शायद आप जानते हैं तो क्या मेरे घर में रुपए फलते हैं? आएगा तो असमियों ही के घर से। आप समझते होंगे जमींदार और तालुकेदार सारे संसार का सुख भोग रहे हैं, उनकी असली हालत का आपको ज्ञान नहीं। अगर वह धर्मात्मा बनकर रहे तो उनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। अफसरों को डालियां ना दे तो जेल खाना घर हो जाए। हम बिच्छू नहीं कि अनायास ही सबको डंक मारते फिरे। न गरीबों का गला दबाना कोई बड़े आनंद का काम है, लेकिन मर्यादा का पालन तो करना ही पड़ता है। जिस तरह आप मेरी रईसी का फायदा उठाना चाहते हैं, उसी तरह मैं सभी हमें सोने की मुर्गी समझते हैं। आइए मेरे बंगले पर तो दिखाऊं कि सुबह से शाम तक कितने निशाने मुझ पर पड़ते हैं। कोई कश्मीर से साल दुशाला लिए चला आ रहा है, कोई इत्र और तंबाकू का एजेंट है, कोई पुस्तकों और पत्रिकाओं का, कोई जीवन बीमे का, कोई ग्रामोफोन लिए सिर पर सवार है, कोई कुछ चंदे वाले तो आगिनती। क्या सबके सामने अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाऊं? ये लोग मेरे द्वार पर दुखड़ा सुनाने आते हैं मुझे उल्लू बनाकर, मुझसे कुछ ऐंठने के लिए। आज मर्यादा का विचार छोड़ दूं तो तालियां पीटने लगे। हुक्म को डालियां न दूं तो बागी समझ जाऊं, तब आप अपने लेखों में मेरी रक्षा न करेंगे। अंग्रेजों में शरीक हुआ उसका तवाना अभी तक देता जाता हूँ। काली किताब में नाम दर्ज हो गया है। मेरे सिर पर कितना कर्ज है, यह भी कभी आपने पूछा? अगर सभी महाजन डिग्रियां कर लें तो मेरे हाथ की यह अंगूठी तक बिक जाए। आप कहेंगे क्यों यह आडंबर पालते हो? कहिए 7 पुश्तों से जिस वातावरण में पला हूँ उससे अब निकल नहीं सकता। घास छिलना मेरे लिए असंभव है। आपके पास जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, मर्यादा का झमेला नहीं है। आप निर्भीक हो सकते, लेकिन आप भी दुम दबाए बैठे रहते हैं। आपको कुछ खबर है अदालतों में कितनी रिश्वतें चल रही हैं, कितने गरीबों का खून हो रहा है, कितनी देवियां भ्रष्ट हो रही हैं? और बूता लिखने का सामग्री मैं देता हूँ प्रमाण सहित। बूता लिखने का सामग्री मैं देता हूँ प्रमाण सहित। ओकारनाथ कुछ नर्म होकर बोले। जब कभी अवसर आया मैंने कदम पीछे नहीं हटाया। राय साहब भी कुछ नर्म हुए। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि 2-1 मौके पर आपने जवामंदो दिखाई, लेकिन आपकी निगाह हमेशा अपने लाभ की ओर रही, प्रजाहित की ओर नहीं। आंखें न निकालिए और न मुंह लाल कीजिए। जब कभी आप मैदान में आए, उनका शुभ परिणाम यही हुआ कि आपके सम्मान और प्रभाव और आमदनी में इजाफा हुआ। अगर मेरे साथ भी आप वही चाल चल रहे हों तो आपकी खातिर करने को तैयार हूँ। रुपया ना दूंगा क्योंकि यह रिश्वत है। धन्यवाद। अब अगले दिन।